हेलो स्टूडेंट, ये फोर्थ लेक्चर है हमारे एनवायरनमेंट का और इसमें हम डिस्कस करेंगे मिटिगेशन एंड एडाप्टेशन स्ट्रेटजीज फॉर द क्लाइमेट चेंज। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके लिए एडॉप्ट करने के लिए या उसे कम करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज अपनाई जा सकती हैं। ठीक, तो देखते हैं मिटिगेशन एंड एडाप्टेशन स्ट्रेटजीज फॉर क्लाइमेट चेंज। ठीक है, फर्स्ट इसमें हम कर सकते हैं रिड्यूसिंग एमिशन। जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनका रिड्यूसन जो रिड्यूस हो रहे मतलब एमिशन हो रहा है उसे कम करना या कह सकते हैं ख़त्म करना। या ठीक है, नहीं ख़त्म तो नहीं हो सकता, कम किया जा सकता है। ये कैसे होगा? जब हम ये जो फॉसिल फ्यूल एनर्जी है से हमें जाना पड़ेगा रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। रिन्यूएबल एनर्जी में जैसे कि सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है, हाइड्रोलॉजिकल एनर्जी है और न्यूक्लियर एनर्जी। ये सारी एनर्जीज को हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, कि जो एमिशन ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन हो रहा है उसे कम करना। ये कम कैसे होगा? कि जब हम फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ते हैं। जो फॉसिल फ्यूल एनर्जी या जीवाश्म ऊर्जा है उससे हम सतत ऊर्जा की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि जीवाश्म ऊर्जा हम यूज़ करते हैं, कोल है, ऑयल है और नेचुरल गैस। तो ये सारी चीज़ों को हटा करके हमें जो है सतत ऊर्जा या रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करना है, जिसमें सोलर है, विंड है, जियोथर्मल है, हाइड्रोलॉजिकल और न्यूक्लियर एनर्जी है। इंडिया न्यूक्लियर एनर्जी पे काफ़ी अच्छा काम कर रहा है और सोलर एनर्जी पे भी, क्योंकि सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी तो नहीं, सोलर एनर्जी है वो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ जो है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है। ठीक है, जो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं, जो टेम्परेट रीजन की कंट्रीज़ हैं, वहाँ इतना सक्सेसफुल नहीं है सोलर एनर्जी, क्योंकि वहाँ संदेश नहीं होती, वहाँ इतनी मतलब ज़्यादा टाइम तक संदेश नहीं रहती, जिससे ये इफेक्टिव नहीं है। ट्रॉपिकल रीजन में क्या होता है, पूरे साल संदेश रहती, मतलब पूरे साल सन की लाइट पड़ती रहती है। ठीक है, तो ये हो गया। सेकेंड, इसमें क्या हम कर सकते हैं? एक तो हमने बताया जो एमिशन है ग्रीन हाउस गैसेस का, उसे कम कर सकते हैं। आप कैसे कम करना ये बता दें। क्लाइमेट एडाप्टेशन, ये सबसे जरूरी चीज़ है, क्लाइमेट एडाप्टेशन। क्योंकि जिस चीज़ को हम रोक नहीं सकते उसे अडाप्ट कर सकते हैं ना, कि जो बदलाव हो रहे हैं, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके साथ साथ हम अपने आप को भी बदल दें। ठीक है, तो इसमें बिल्डिंग रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें जो कि क्लाइमेट चेंज को अडॉप्ट कर ले, जो क्लाइमेट चेंज को अडॉप्ट करता हो। ठीक है, और सेकेंड इसमें इम्प्रूविंग वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट को हमें इम्प्रूव करना होगा, जैसे वाटर सेट बनाने होंगे, स्टोर करना होगा और कम से कम वाटर हमें लॉस करना होगा। ठीक है, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा हमें वाटर को सेव करना है। ठीक है, तो ये है। और
अर्ली वार्निंग सिस्टम। क्या है अर्ली वार्निंग सिस्टम? अर्ली वार्निंग सिस्टम का मतलब जैसे हम ऐसे अर्ली वार्निंग सिस्टम बना दें जैसे कि कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज़ आने वाली है तो उससे पहले हमें वो पता चल जाए। ठीक है, हमारा सिस्टम जो वार्मिंग सिस्टम, अर्ली वार्मिंग सिस्टम है। ठीक है, जैसे कि ड्रॉट होगा या आने वाले समय फ्लड होगा, ज़्यादा बारिश होगी या बारिश नहीं होगी या कम बारिश होगी या और कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ आएगी, तो इसके लिए क्या है हम अर्ली वार्निंग सिस्टम इस्टेब्लिश कर दें जिससे हमें पता चलते रहे हमारे फ्यूचर के बारे में। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और थर्ड थिंग है इसमें ग्लोबल कोऑपरेशन। ग्लोबल कोऑपरेशन जैसे कि पेरिस एग्रीमेंट है। पेरिस एग्रीमेंट जो पेरिस में हुआ था, फ्रांस की जो कैपिटल है। ठीक, वहाँ पे कुछ कंट्रीज आए थे, उन्होंने आपस में एक एग्रीमेंट किया था कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है या जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसे 1.5 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है। इन्होंने इस चीज़ में ये मतलब इस एग्रीमेंट में ये सारी बातें लिखी थी। ठीक है, तो पेरिस एग्रीमेंट है। और इसी तरीके की ग्लोबल कोऑपरेशन होने चाहिए जिससे कि जो क्लाइमेट चेंज है उसे अडॉप्ट किया जाए या और कम से कम जलवायु परिवर्तन होने के लिए भी कोशिश की जाए। ठीक है, ये हमारा क्लाइमेट चेंज पूरा हो गया। इसमें पहला क्लाइमेट चेंज के जितने भी चीज़ें थी कवर कर लिए। क्लाइमेट चेंज क्या है, कारण क्या है क्लाइमेट चेंज के, और क्लाइमेट चेंज के प्रभाव क्या होंगे या कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो नेक्स्ट हम टॉपिक है कुछ बेसिक्स डिस्कस करते हैं। जैसे कि पिछली बार हमने शायद थोड़ा डिस्कस किया था ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। जैसा मैंने बताया भी था कि ये जैसे सन है, ठीक, और ये हमारा अर्थ है, और ये इसके चारों तरफ ये इसके चारों तरफ क्या है, एटमॉस्फेयर है। ये सन है, अर्थ है, उसका ये एटमॉस्फेयर है। ठीक है, सन से जो शॉर्ट वेवलेंथ आती है, जो शॉर्ट वेव लेंथ रेडिएशंस आता है, इस रेडिएशंस के लिए हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो ट्रांसपेरेंट होता है, जिससे ये हमारे पृथ्वी तक आसानी से आ जाता है। ठीक है, जो शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशंस है, ये इनकमिंग रेडिएशन है जो किसमें है, शॉर्ट वेवलेंथ में। ठीक है, ये हो गया अपकमिंग। तो हमारे जो एटमॉस्फेयर जो अर्थ की है, अर्थ की जो मतलब हीट है, एनर्जी है, ठीक है, उसको मेंटेन रखने के लिए कि जो जितनी ये हीट हमें सन से मिली है, पृथ्वी तक आई है, उसे वापस भेजेंगे, तभी तो ये जो अर्थ है उसका टेम्परेचर, उसकी जो हीट है वो मेंटेन रहेगी। ठीक है,
तो ऐसा होता है कि जो आउटगोइंग रेडिएशन होता है वो थोड़ा कैसा होता है, लॉन्ग वेवलेंथ में, ये होता है लॉन्ग वेवलेंथ, सॉरी ये इधर नहीं जाएगा, ये लॉन्ग वेवलेंथ में होता है, ठीक है। तो जो इंफ्रारेड या आउटगोइंग रेडिएशन है वो कैसा है, लॉन्ग वेवलेंथ में। जिसके कारण क्या होता है कि ये जो लॉन्ग वेवलेंथ है, जो इंफ्रारेड रेडिएशन है, वो हमारे एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जा पाता, क्यों, और ये हमारे एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाता है। जब ट्रैप हो जाता है तो क्या होता है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, ठीक है, उसमें हीटिंग होने लगती है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा, ये ट्रैप किस में होता है, जैसे CO2 है या मीथेन है और अदर ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं और वो इससे ट्रांसपेरेंटली जाने नहीं देती। जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है वो इनके लिए ट्रांसपेरेंट नहीं रह जाता है। इनकमिंग के लिए तो है ट्रांसपेरेंट, लेकिन आउट ऑफ गोइंग के लिए ट्रांसपेरेंट नहीं रह जाता है। तब क्या होता है, उस समय ये जो एटमॉस्फेयर है का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और इसी इंक्रीज टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। जिससे कि या कह सकते हैं कि जो अर्थ का टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। इसी को बोला जाता है ग्लोबल वार्मिंग। इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ इज ट्रांसपेरेंट फॉर द शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशन और इनकमिंग रेडिएशंस एंड it is not transparent for the outgoing radiations because it is long wavelength radiations, and these radiations absorbed by the greenhouse gases and atmosphere became warmer and temperature increased, hence it is called greenhouse gas effect, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी इसमें। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट क्या होता है मैंने समझा दिया, आई होप ये समझ में आ गया होगा। केलिंग कर्व, कीलिंग कर्व क्या है, इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। कहाँ, हवाईयन आइलैंड, हवाई आइलैंड है जो कि कहाँ है, USA का, ठीक है। ये इसकी स्थापना 1960 में हवाई आइलैंड में की गई थी और मेजरमेंट करता है इसका CO2 कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर, जो कि फ्लोटिंग एवरी 10 ईयर्स, ठीक है। ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, कई सारे एग्जाम में किलिंग कर्व क्या है या कहाँ इसकी लोकेशन है, इसका काम क्या है। तो ये सारी चीज़ें हैं। किलिंग कर्व जो 1960 में इसका इस्टेब्लिश किया गया था, कहाँ, हवाईयन आइलैंड USA में, और इसका काम क्या है, मेजरमेंट ऑफ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, ये मेजरमेंट करता है एटमॉस्फेयर में, और हर 10 साल बाद इसकी रीडिंग देखी जाती है, ठीक है। ये हो गया किलिंग कर्व। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस गैसेस।
ग्रीन हाउस गैसेस में बात करते हैं पहले CO2, CH4, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ठीक, AFC पर फ्लोरोकार्बन। और नेक्स्ट है SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये क्या है, और एक ट्रोपोस्फेरिक ट्रोपोस्फेरिक ओजोन O3, ठीक, और वाटर वेपर। ये इतनी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ठीक है। CO2, CH4, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन और वाटर वेपर। इनके सोर्स की बात करते हैं। इसका सोर्स तो मैंने बताया था, बर्निंग ऑफ, बता भी चुका हूँ, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, ठीक है। इसके राइस फील्ड, लाइव स्टॉक और बायोमास, ये हो गया। और इसका ये रिलीज होती है वेटलैंड से, ये भी वेटलैंड से रिलीज होती है, आर्द्र भूमि, ठीक है। राइस फील्ड, और ट्रांसपोर्टेशन, कोल जलाते हैं या ट्रांसपोर्टेशन से भी रिलीज होते हैं, ठीक है। और HFC निकलती है सेमीकंडक्टर से, सेमीकंडक्टर कंपनी जो है, सेमीकंडक्टर कंपनीज या सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज, ठीक रहेगा, लिख लेना। एंड रेफ्रिजरेटर, इंडस्ट्रीज जो, और परफ्लोरोकार्बन से हमें जो रिलीज होती है वो है एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज, एल्युमिनियम इंडस्ट्री। और ये रिलीज होती है आपकी बायोमास बर्निंग से, नो सॉरी, बायोमास बर्निंग में ये मैग्नीशियम इंडस्ट्रीज जो है, ये बायोमास बर्निंग से। ये एक और ओजोन मिलती है जो कि होती है वो, ये ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है, वो मिलती है दूसरी लेयर में, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे दूसरी में। और वाटर वेपर, ये भी ग्रीन हाउस गैस है जो कि रिलीज होती है, जैसे हम वोल्केनिक इरप्शंस में भी देखा था, और भी कई जगह से रिलीज होती है, ठीक है। चलो ये सारी चीज़ें हो गई बेसिक्स। यहाँ तक हमारा जो है एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें हो चुकी हैं। आगे हम देखेंगे जो है कि टाइमलाइंस, क्लाइमेट चेंज टाइमलाइंस और क्लाइमेट चेंज को लेकर जो टॉक्स हुए हैं, जो बातें हुई, जो एग्रीमेंट हुए, उनके बारे में एक एक करके देखेंगे, ठीक है।
तब तक के लिए जय हिंद।